Lellen Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जादुई ताकतों से लैस एक घोड़ा है, पंखों वाला घोड़ा, झक सफेद। ग्रीक माइथोलॉजी में वो नायकों की सवारी है। नायक उस पर सवार होते हैं, पंख फैलाकर उड़ें तो किसी को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दें। लेकिन फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि ये जादुई घोड़ा तो जासूस है। इसके पर उन घरों के इर्द गिर्द भी मिलने लगते हैं जहां आज से पहले कोई परिंदा पर नहीं मार सका। कौन है ये जादुई घोड़ा? आज हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले बात करेंगे पजल में खाली छूटे एक बॉक्स की। सारे टुकड़े जोड़ लिए गए हैं कि तस्वीर पूरी हो, लेकिन ये कुछ टुकड़े हैं जो अभी बाकी हैं। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में अब ठीक एक हफ्ता बचा है। 19 अप्रैल को पहले फेज के वोट डाले जाएंगे। पार्टियों का प्रचार तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को उत्तराखंड में थे। यहां उन्होंने ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया। मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया। गढ़वाली भाषा में सभी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि जब जब देश में कमजोर सरकारें आई हैं, दुश्मनों ने फायदा उठाया है, आतंकवाद ने पैर पसारे हैं। आज मजबूत सरकार है जो घर में घुसकर आतंकवादियों को मारती है। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री पहुंचे राजस्थान। यहां करौली में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी 11 अप्रैल को राजस्थान में ही थे। राहुल ने अनूपगढ़ और फलोदी में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी की इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में ये पहली सभा थी। यहां उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान को भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है जितना टैक्स आप देते हो। उतना ही टैक्स अडानी अंबानी भी देते हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। एक तरफ प्रचार तेजी पकड़ चुका है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नाम भी लगभग फाइनल होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 10 तारीख को बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की थी, जिस पर हमने 10 अप्रैल के शो में विस्तार से बात भी की है। लिस्ट में मैनपुरी जैसी यूपी की वीआईपी सीट से भी कैंडिडेट का नाम था। बीजेपी ने यहां से सपा की डिंपल यादव के सामने जयवीर सिंह को उतारा है, लेकिन कुछ सीटें अब भी ऐसी हैं जहां बीजेपी ने नाम तय नहीं किए हैं। पहली सीट ऐसी है फिरोजाबाद। अभी यहां से भाजपा के ही डॉक्टर चंद्रसेन सांसद हैं। उन्होंने 2019 में सपा के अक्षय यादव को हराया था। अक्षय रामगोपाल यादव के सुपुत्र हैं। 2014 में इस सीट से अक्षय ही जीते थे। इस बार भी यहां सपा और भाजपा की फाइट मानी जा रही है। संभवतः इसी वजह से भाजपा ने टिकट रोक रखा है। यहां तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है। क्यों बीजेपी ने इस सीट पर नाम रोक करके रखा है, अंदर की कहानी बता रहे हैं इंडिया टुडे के लिए पॉलिटिकल खबरें कवर करने वाले जर्नलिस्ट हिमांशु मिश्रा। फिरोजाबाद सीट को लेकर अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है जो वर्तमान में सांसद हैं उनका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहती है कि वहां से जो कैंडिडेट हो वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हो। और उस फहरिस्त में अगर मैं देखूं तो अनिल जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, वो उस सीट पे अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं क्योंकि वो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। जयवीर सिंह ठाकुर, जिनको कल मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया गया, वो भी चाहते थे फिरोजाबाद सीट, लेकिन पार्टी ने डिसाइड किया कि उनको जो है वो फिरोजाबाद
से नहीं उतार कर मैनपुरी से उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी भी चाहे वो अनिल जैन हो या अन्य जो उम्मीदवार हैं, उनमें वो भरोसा नहीं दिख रहा है कि जीत पाएगी पार्टी। कहीं ना कहीं भारतीय, पिछली बार भी फिरोजाबाद का जो मार्जिन था जीत का वो 10,000 के आसपास था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मजबूत कैंडिडेट देख रही है। और मुझे लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ये ना देख रही हो कि चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता हो या बीएसपी का, जिसको वहां लाया जाए और चुनाव लड़ाया जाए, जिससे वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर जाए। दूसरी सीट है कैसरगंज। ये सीट भाजपा के लिए गले की फांस बनी हुई है। बृजभूषण शरण सिंह यहां से 3 बार के सांसद हैं। वही बृजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं और जिन पर महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बृजभूषण के खिलाफ ही दिल्ली में रेसलर्स प्रोटेस्ट चला था। अभी वो अपने क्षेत्र में जमकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी उनके नाम का ऐलान करने में अभी कम से कम संकोच बरत रही है। यहाँ चुनाव 5वें फेज में 20 मई को होने हैं। केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह है और पिछले साल बृजभूषण शरण सिंह पर जो है महिला पहलवानों ने जो है वो यौन शोषण के आरोप लगाए, और यौन शोषण में जो है पॉस्को एक्ट भी उनके ऊपर लगा। उसको लेकर भी अभी कोर्ट का जजमेंट आना है, और जो आरोप महिला रेसलर्स ने उनके ऊपर लगाए हैं उनको लेकर कोर्ट का फैसला आना है। पिछले जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले 3 तारीखों पर जो है उन पर फैसला नहीं सुनाया गया और फैसला रिजर्व है। और बीते शनिवार को जो है बीते शनिवार को जो है वो बृजभूषण शरण सिंह ने जो है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उनसे बातचीत की, और वो उस मुलाकात से लगभग 12 दिन तक जो है वो दिल्ली में रहे। दिल्ली में वो ये इंतजार करते रहे कि उनकी सीट की घोषणा होगी, तभी वो यहाँ से जो है केसरगंज जाएंगे, अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं हुई और पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद उनको शायद पार्टी की तरफ से ये संकेत दे दिए गए हैं कि उनको चिंता की कोई बात नहीं है, समय अभी बहुत है चुनाव में, क्योंकि 5वें फेज में वहां पे चुनाव होना है, तो पार्टी के पास भी समय है और उनके पास। और अगर आप देखेंगे तो बृजभूषण शरण सिंह जब से दिल्ली से लौट के गए हैं तब से वो एक तरीके से अपना प्रचार कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी इंतजार कर रही है कोर्ट के फैसले का भी, और एक तरीके से ये जो पहले फेज का चुनाव है जो जाट लैंड में होना है, अगर आप देखेंगे तो जाट लैंड पे है, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हो, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के, ये जो जाट लैंड है ये पहले और दूसरे फेज में निपट जाएगा। तो उसके बाद जो है बृजभूषण शरण सिंह के नाम की घोषणा कर सकती है पार्टी, और एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह के नाम की घोषणा होती है तो जाट वोटर्स का नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। तीसरी सीट है देवरिया। यहां से 2 बार से बीजेपी जीत रही है। 2014 में कलराज मिश्र जीते थे, बाद में वो राज्यपाल बने, तो 2019 में रमापति राम त्रिपाठी यहां से लड़े और जीते। इस बार नाम के ऐलान में देरी हो रही है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि रमापति राम का टिकट कट सकता है। यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। रमापति राम त्रिपाठी वहां से जो है वो पार्टी के उम्मीदवार है, और पार्टी वहां पे कोई ब्राह्मण चेहरा देख रही है किसको वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। रमापति राम त्रिपाठी की एज मुझे लगता है ज्यादा है, उनका फीडबैक भी उनको लेकर ठीक नहीं आया है, और वो एक सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रेस्टिजियस भी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक पारंपरिक सीट है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां देख रही है। अब वहां देखना यह है कि उस सीट से किसको चुनाव लड़ाया जाए, क्या जो है सलभमणि त्रिपाठी होंगे या कोई नया चेहरा जो है वहां से उतारा जा सकता है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी अभी मंथन कर रही है, क्योंकि वो छठे फेज में जाके जो है उस सीट पर चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत जल्दबाजी में नहीं है, और तो ये समीकरणों को देख रही है, और एक अच्छे उम्मीदवार कौन हो सकता है उसको लेकर मुझे लगता है एक सर्वे भी कराए जा रहे हैं समय समय पर। चौथी सीट है रायबरेली की वीआईपी सीट। यहां से सोनिया गांधी 2019 में जीती थी, लेकिन अब वो राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं, लिहाजा बीजेपी अब इस सीट को टारगेट कर रही है कि किसको उतारा जाए तो कांग्रेस से इस सीट को अब छीना जा सके। इसी पसोपेश में अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। यहां भी 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग है। अपर्णा यादव ने कुछ दिन पहले ये कहा कि अगर पार्टी उन्हें रायबरेली से मौका देगी तो वो जरूर लड़ना चाहेंगी। अपर्णा मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक की पत्नी हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी। रायबरेली की सीट को लेकर हम सब जानते हैं कि वहां से सोनिया गांधी
जो यूपीए की चेयरपर्सन है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं, वो वहां से लगातार जो है सांसद रही हैं। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं वहां से। राज्यसभा में वो जयपुर से, राजस्थान से राज्यसभा के अंदर अब पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि रायबरेली में पार्टी के पास अब बहुत एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कैंडिडेट हैं। 2014 के अंदर अगर मैं देखूं तो अजय अग्रवाल जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, उनको वहां से मैदान में उतारा। 19 के अंदर दिनेश प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं, पूर्व में कांग्रेस में रहे हैं, उनके भाई भी कांग्रेस से विधायक रहे थे, उनको उतारा था। और भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग 1,65,000 वोटों से जो है वो चुनाव हार गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहेगी कि अगर सोनिया गांधी वहां से नहीं लड़ रही है तो वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी वहां से जीते। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी भी वेट कर रही है कि वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। राहुल गांधी होंगे या फिर प्रियंका गांधी होंगी या कोई अन्य प्रत्याशी होंगे। तो उस हिसाब से समीकरणों को देखने के बाद ही वहां पर जो है उम्मीदवार की घोषणा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब फहरिस्त लंबी है। अपर्णा यादव मुझे लगता है कि रायबरेली से लड़ा दें। लेकिन बड़ी चीज ये है कि वहां मनोज पांडे जो जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया, चीफ विप रहे हैं, पूर्व में समाजवादी पार्टी के अंदर मंत्री रहे हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी उतारवा सकती है वहां से चुनाव मैदान में। दिनेश प्रताप सिंह हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो रायबरेली से चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं। अपर्णा यादव का जैसे आपने बताया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रायबरेली पे कांग्रेस के उम्मीदवार की वेट कर रही है। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, समीकरणों को ध्यान में रखने के बाद, कि कौन जो है वहां पर चुनाव को टक्कर ना दे बल्कि चुनाव जीते और रायबरेली में खाता खोले। जिस तरीके से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां हराया, तो कांग्रेस के गढ़ को इस बार पूरी तरीके से नेस्तना नाबूद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए रायबरेली में जो है वेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहले फेज के इतने नजदीक आकर सिर्फ बीजेपी ने ही कुछ सीटें रोक रखी हैं, कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर नामों का ऐलान नहीं किया है। इनमें उनकी जो दोनों वीआईपी सीट हैं, अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं। कांग्रेस की अभी तक 12 सूची आ चुकी हैं, लेकिन उसमें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस के नेता इसे रणनीतिक चुप्पी बता रहे हैं, लेकिन कुछ पेच हैं जो फंसे हुए हैं। अमेठी से राहुल गांधी इस बार लड़ेंगे या नहीं, इस पर कॉल लेने के लिए कांग्रेस फेज 2 की वोटिंग का इंतजार कर रही है, जब केरल की वायनाड सीट पर वोट पड़ चुके होंगे। राहुल केरल के वायनाड से पर्चा भर चुके हैं। अमेठी से भाजपा की तरफ से स्मृति ईरानी ही लड़ रही हैं। अगर राहुल यहां से लड़ते हैं तो भाजपा आरोप लगाएगी कि पिछली बार राहुल के यहां से हारने के बाद भी कांग्रेस ने किसी और को मौका नहीं दिया। और अगर राहुल यहां से नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी उसे कांग्रेस के सरेंडर के तौर पर भी देखेगी। अब रायबरेली की बात करते हैं। यहाँ से प्रियंका गांधी के लड़ने की चर्चा भी उठ चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा तो खुद अपना नाम धीरे से आगे सरका चुके हैं। कांग्रेस के कुछ नेता नाम न बताने की शर्त पर ये कहते हैं, बीबीसी ने ये खबर छापी है, कि दोनों सीट गांधी परिवार को अपने पास ही रखनी चाहिए, वरना गलत मैसेज जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने भी मथुरा और प्रयागराज से भी कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने मथुरा से हेमा मालिनी को रिपीट किया है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के पत्ते अभी इन सीटों पर खुलने बाकी हैं। अब चलते हैं दिन की एक और बड़ी खबर पर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बच्चों से भरी एक स्कूल बस 11 अप्रैल की सुबह पलट गई। जीएल पब्लिक स्कूल की इस बस में 35 से 40 बच्चे सवार थे। कम से कम 6 बच्चों की हादसे में मौत हो गई। 10 से ज़्यादा बच्चे घायल हुए हैं। इंडिया टुडे के इनपुट्स के मुताबिक ओवरटेक की कोशिश के दौरान बस काबू से बाहर हो गई और यह हादसा हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्थानीय मीडिया के सामने आरोप लगाया कि हादसे के वक्त बस ड्राइवर नशे में था। हालांकि अभी पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी चल रही है। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। जिन बच्चों की स्थिति गंभीर है उन्हें रेवाड़ी रेफर किया गया है। ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया, जब है ना वहाँ पे नहर थी उसमें टकरा गई बस। महेंद्रगढ़ के एसपी अर्श वर्मा ने इस मामले में बताया कि घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है। ड्राइवर के शराब के नशे में होने की सूचना है। उसका मेडिकल करवाया गया है। वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में बस चला रहा था। बस रोड से फिसल गई और पेड़ से टकरा गई। इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति राव को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उन्हें ड्राइवर के नशे में होने की जानकारी थी, फिर भी बस को ले जाने दिया गया। जाँच की जा रही है। परिवहन मंत्रालय के ऑफिशियल मोबाइल ऐप के अनुसार
इस स्कूल बस के डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे। फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर दिखा रहा है। इसके बाद भी स्कूल इस बस को चलवा रही थी। राज्य के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने महेंद्रगढ़ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया है। मैंने एक निर्देश दिए हैं उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी और हमने वहां लोकल डीटीओ को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे और जो हमारे एमबीए स्तर के एक अधिकारी हैं उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोषी पाएंगे कि कागज़ पूरे नहीं थे तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी तीसरे महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चालान कर रखा था और इन्हीं सब कागजों के पूरे ना होने की वजह से, लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। और मैंने अभी उच्च अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों की, हरियाणा के सभी स्कूलों के जो व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस की जांच कराएं और सभी जो हमारे डीटीओज हैं एक सर्कुलर टाइप जारी करेंगे डीओज को और स्कूलों की सारे हरियाणा के जितने भी स्कूल के व्हीकल्स हैं उनकी जाँच। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलने पहुंची। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हादसे के चलते 11 अप्रैल के चुनाव प्रचार कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। वहीं दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक स्कूल के मालिक भाजपा नेता राजेंद्र लोढ़ा हैं। वो नगर पालिका कनीना के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। इस घटना ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, उनके ड्राइवर्स की फिटनेस पर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। इसका हाल क्या है पूरे देश में, ये सिर्फ एक महेंद्रगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में इसका जो हाल है इसका एक उदाहरण इस तरह से समझिए कि 2023 में पुणे में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने एक कमेटी बनाकर शहर में चल रहे स्कूली वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराया। पता चला कि करीब 25% स्कूली वाहनों के या तो कागज पूरे नहीं थे या उनमें कुछ खराबी थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है। अलग अलग शहरों में खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में कमोबेश ऐसे ही हाल हैं। सरकारों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पेगासस की बातें एक बार फिर जीवंत हो गई हैं। पेगासस का शाब्दिक अर्थ तो होता है ग्रीस के देवताओं का वो सफेद घोड़ा जो अपने पंखों के सहारे किसी को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दे। लेकिन यहाँ पेगासस का अर्थ है एक मैलवेयर से। एप्पल को आपके आईफोन में हुए एक मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक के बारे में पता चला है, जिसके तहत आईफोन को दूर से ही हैक करने का प्रयास हो रहा है। कृपया इसे सीरियसली लें। ये ईमेल 11 अप्रैल की रात 12:30 बजे कई आईफोन यूजर्स को आया। मेल आईफोन यूजर्स इस्तेमाल करने वालों के लिए एक तरह से चेतावनी थी कि एक किराए के स्पाईवेयर से एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस चेतावनी भरे संदेश को एप्पल ने भारत के अलावा 91 देशों के यूजर्स को भेजा है। इसका मकसद कुछ खास लोगों के डिवाइसेस को टारगेट कर उनके डिवाइस का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना होता है, यानी उन डिवाइस की जासूसी करना होता है। एप्पल ने मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक की आशंका जताई है। ये स्पाईवेयर इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाए गए जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की तरह है। इसकी मदद से किसी के भी फोन पर पूरी तरह निगरानी रखी जा सकती है। दुनिया के सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर में से एक पेगासस आसानी से एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस को हैक कर सकता है। 6 महीनों के अंदर ये दूसरी बार है जब एप्पल ने आईफोन यूजर्स को सॉफ्टवेयर के सहारे होने वाली जासूसी को लेकर चेताया है। पिछले साल अक्टूबर 2023 में भी ऐसा हुआ था जब इंडियन एक्सप्रेस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की जांच के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कई नेताओं और 2 पत्रकारों को उनके आईफोन पर संभावित राज्य प्रायोजित स्पाईवेयर अटैक यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर अटैक का मैसेज मिला था। इन नेताओं में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा शामिल हैं, जिन्होंने दावा किया था कि उनके आईफोन पर भी ये खतरे वाला नोटिफिकेशन आया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा था कि पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और आनंद मंगनाले के फोन को भी निशाना बनाया गया था। उस वक्त सरकार की तरफ से इस मामले पर जवाब भी आया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि एप्पल को यह बताना चाहिए कि थ्रेट नोटिफिकेशन का कारण क्या था, लेकिन कल रात आए अलर्ट मैसेज को पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली खबर, एक महिला जिसे एक तरफ तो प्रतिभा के दम पर पहचान मिल रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का, हेट का सामना करना पड़ रहा है। 19 साल की अवंतिका वंदनापू भारतीय मूल की अमेरिकी एक्ट्रेस हैं। कॉमेडी फिल्म मीन गर्ल्स से अवंतिका के अभिनय को पहचान मिली। फिल्म के बाद उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल मंच पर भारत की गूंजती आवाज का एक जरिया बनने को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। फिर खबर ये भी आई कि उन्हें डिज्नी की टैंगल्ड के लाइव एक्शन रीमेक में
रपंजेल नाम के किरदार के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। ये खबर आने के बाद से ही अवंतिका को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल और हेट स्पीच का सामना करना पड़ रहा है। अवंतिका पर नस्लभेदी टिप्पणियां की जा रही हैं। रपंजेल एक जर्मन परिकथा है। इस पर कुछ ट्रोल्स का कहना है कि ये रोल किसी भारतीय के बजाय अमेरिकी ब्लॉन्ड महिला को या वाइट महिला को दिया जाना चाहिए था। लोगों ने अवंतिका के साथ साथ डिज्नी को भी ट्रोल कर दिया, लेकिन उसी सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में अवंतिका को कुछ लोगों का साथ भी मिला है। वंदनापू के पक्ष में भी कई लोगों ने आवाज़ें उठाते हुए उन्हें ट्रोल करने वालों की भरसक आलोचना की है। कोई कह रहा है कि हम जीते तो स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा देंगे, कोई कह रहा है कि हम जीते तो मोदी सहित तमाम बीजेपी वाले जेल में होंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के छोटे बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ज्वाइन कर ली है राष्ट्रीय लोक दल, छोटा नाम रालोद। जयंत चौधरी से दिल्ली में मिलकर उन्होंने आरएलडी की ये सदस्यता ग्रहण की। जयंत चौधरी और मलूक नागर दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जयंत ने मलूक नागर के साथ उनकी पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधा नागर और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे लखीराम नागर को भी पार्टी ज्वाइन कराई। जयंत ने मलूक नागर को हरी डोरी पहनाते हुए कहा कि मलूक नागर के आने से हमें और एनडीए को मदद मिलेगी। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है हमें धरती माँ से जोड़े रखेगी। बसपा ने इस बार मलूक नागर का टिकट काटकर लोकदल पार्टी से बहुजन समाजवादी पार्टी में आए चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर सीट से प्रत्याशी बनाया था। इसी के बाद से मलूक नागर नाराज चल रहे थे। राजस्थान में जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं करण सिंह उचियारड़ा। इन्होंने कटाक्ष के रूप में ही सही लेकिन एक बड़ा रोचक सा बयान दिया है। करण सिंह ने भाजपा के 2047 तक देश को विकसित बनाने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे पास भी एक अच्छी स्कीम है। मैं यहाँ से लेकर चांद तक सोने की सीढ़ी बनवाऊंगा जिससे हिंदुओं को भगवान और मुसलमानों को अल्लाह मिल जाएंगे। करण सिंह ने कहा कि भाजपा ने 2014 और 2019 में चुनाव के समय जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया और अब 2024 में कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित देश बना देंगे। बता दें कि जोधपुर से फिलहाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं। उन्होंने यहाँ से पिछले चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। इस बार वैभव गहलोत का टिकट काटकर करण सिंह को यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। बड़ा बयान तो एक और आया लेकिन ये रोचक नहीं, विवादित रहा। बिहार की पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी के प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाते हैं लेकिन खुद इलेक्टोरल बॉन्ड वाले घोटाले की बात कभी नहीं करते। हमारी सरकार अगर बनती है तो बीजेपी के कई बड़े नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। मीसा भारती के इस बयान पर काफ़ी विवाद उछड़ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी इस पर रिएक्ट करा, कहा कि ये डरे सहमे लोगों की आवाज़ है, ये लोग चुनाव हारने वाले हैं इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और अब आज का चुनावी किस्सा। फरवरी 1962 की बात है। लाल बहादुर शास्त्री देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त उन्हें जानकारी मिली कि तमाम मंत्री सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार की तरकीबें ईजाद कर रहे हैं। कहीं जाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं तो आकर के यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते के लिए फॉर्म भर देते हैं। गृह मंत्रालय ने इस पर सख्त कदम उठाया, निर्देश जारी किए कि ये प्रैक्टिस तत्काल प्रभाव से रुके। कहा कि बतौर मंत्री कहीं जा रहे हैं तो वो बात अलग है, पर बतौर पार्टी के नेता कहीं जा रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। इसके बाद सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार में कमी आई और इस फैसले से शास्त्री की छवि भी ईमानदार और सख्त प्रशासक की बनी। 2 साल बाद 1964 में वो प्रधानमंत्री बने। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।